हेलो नमस्कार दोस्तों, उमन स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध विद्रोह के लिए जेबी मल्लेशन का यह कहना था कि ऐसा युद्ध कभी नहीं हुआ जिसका परिणाम इतना स्थायी और इतना विशाल था। पहला ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, दूसरा ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, तीसरा ऑप्शन है वांदीवास का युद्ध और चौथा ऑप्शन है 1857 का युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बक्सर का युद्ध। बक्सर का जो युद्ध है इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। और ये युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम की द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुआ था। एक तरफ ये 3 लोग थे और दूसरी तरफ अंग्रेज थे और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। अगला देख लेते हैं प्लासी का युद्ध। जो प्लासी का युद्ध है ये 23 जून 1757 को हुआ था। ये कब हुआ था दोस्तों? 23 जून 1757 ईस्वी में। और ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, और इसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। उसके बाद है वांदीवास का युद्ध। वांदीवास का जो युद्ध हुआ था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। वांदीवास का युद्ध जो हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। और ये 22 जनवरी 1760 ईस्वी को हुआ था। मेरठ का जो 1857 का विद्रोह जो हुआ था ये मेरठ में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ किसके द्वारा दिल्ली लाया गया था? पहला ऑप्शन है शेर शाह सूरी, दूसरा ऑप्शन है फतेह सिंह, तीसरा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक और चौथा ऑप्शन है बलबन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। अशोक स्तंभ जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। शेर शाह सूरी इन्होंने जीटी रोड का निर्माण कराया था। फतेह सिंह जो है इन्होंने कैनॉट बांध का निर्माण कराया था। फतेह सिंह ने कैनॉट बांध का निर्माण करवाया था। और बलबन जो है ये इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन कौन था? इल्तुतमिश का गुलाम। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कपिल सर्वप्रथम प्रतिपादक थे। पहला ऑप्शन है सांख्य स्कूल के, दूसरा ऑप्शन है वैशेषिक स्कूल के, तीसरा ऑप्शन है मीमांसा स्कूल के और चौथा ऑप्शन है वेदांत स्कूल के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांख्य स्कूल के। कपिल मुनि थे वो सांख्य स्कूल के प्रतिपादक थे। जो वैशेषिक स्कूल है ये महर्षि कणाद द्वारा स्थापित किया गया। वैशेषिक स्कूल की स्थापना महर्षि कणाद ने की थी। मीमांसा स्कूल की स्थापना जैमिनी ने की थी। मीमांसा स्कूल की स्थापना किसने की थी? जैमिनी ने। और वेदांत स्कूल की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है अशोक,
दूसरा ऑप्शन है उदयन, तीसरा ऑप्शन है अजातशत्रु और चौथा ऑप्शन है बिंबिसार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन ने की थी। अशोक जो था, ये अशोक को दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट कहा जाता है। अशोक को दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट कहा जाता है। अजातशत्रु ये बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु जो था ये बिंबिसार का पुत्र था और इसने अपने पिता की हत्या करके राज्य हड़पा था। इसने पिता की हत्या करके राज्य हड़पा था, इसलिए इसे पितृहंता कहा जाता है। बिंबिसार ये मगध का सम्राट था। बिंबिसार कौन था दोस्तों? बिंबिसार मगध का सम्राट था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हरिसेन या हरिसेन भी इनको कहा जाए, जो प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति का लेखक था। हरिसेन की पुस्तक का क्या नाम है? प्रयाग प्रशस्ति। ये किस गुप्त शासक के दरबार में था? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दूसरा ऑप्शन है स्कंदगुप्त, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन है कुमारगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबार में था और इसने प्रयाग प्रशस्ति पुस्तक की रचना की थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य समुद्रगुप्त के पुत्र थे और ये महान गुप्त वंश के महान राजा थे। उसके बाद है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त गुप्त वंश के 8वें राजा थे। स्कंदगुप्त गुप्त वंश के 8वें राजा थे। और जो कुमारगुप्त है ये भी चंद्रगुप्त के लड़के थे। ये चंद्रगुप्त के पुत्र थे। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त के पुत्र थे। और समुद्रगुप्त जो हैं इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे और ये गुप्त वंश के महान राजा थे। स्कंदगुप्त गुप्त वंश के 8वें राजा थे। समुद्रगुप्त इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और इनके दरबारी जो थे, दरबारी लेखक हरिसेन थे, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम प्रयाग प्रशस्ति है। और कुमारगुप्त चंद्रगुप्त के पुत्र थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से किसके अतिरिक्त सभी विषाणु जनित रोग हैं? पहला ऑप्शन है टाइफाइड, दूसरा ऑप्शन है पीलिया, तीसरा ऑप्शन है मम्प्स और चौथा ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड। टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। टाइफाइड किससे रोग होता है? बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाला रोग है और ये साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। पीलिया जो है ये बिलीरुबिन, पीलिया जो है बिलीरुबिन की अधिकता से होता है। ये तीनों विषाणु जनित रोग हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों का संचय एक संकेत है। पहला ऑप्शन है हृदय कार्य नहीं कर रहा है, दूसरा ऑप्शन है गुर्दे ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं, तीसरा ऑप्शन है फेफड़े कार्य नहीं कर रहे हैं और चौथा ऑप्शन है यकृत कार्य नहीं कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुर्दे ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं। रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यानी नाइट्रोजन इकट्ठा हो जाने का कारण है कि गुर्दे ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं और वो रक्त को डायलिसिस नहीं कर पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
सामान्य वयस्क पुरुष में होता है? पहला ऑप्शन है 10 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ग्राम रक्त। दूसरा ऑप्शन है 8 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ग्राम रक्त। तीसरा ऑप्शन है 18 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ग्राम रक्त। और चौथा ऑप्शन है 14 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ग्राम रक्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ग्राम रक्त। जो सामान्य मनुष्य है उसमें, सामान्य वयस्क पुरुष में 14 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ग्राम रक्त में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक दवाएं कुछ बीमारियों में किस उद्देश्य से दी जाती हैं? पहला ऑप्शन है जीवाणुओं के विरुद्ध टॉक्सिन के उत्पादन के लिए। दूसरा ऑप्शन है रोगों से लड़ने के लिए, श्वेत रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए। और चौथा ऑप्शन है एंटीबॉडी के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए। एंटीबायोटिक जो दवाएं होते हैं उनका उद्देश्य होता है जीवाणुओं की वृद्धि को रोकना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा से दक्षिणावर्त घूमते हैं? यानी कौन से ग्रह या कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त घूमते? पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन है बुध, शुक्र और अरुण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 व 4। यानी शुक्र और अरुण जो ग्रह है ये दक्षिणावर्त घूमते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ रोग दे रखे हैं और दूसरी तरफ प्रभावित होने वाले अंग। पहला दिया मोतियाबिंद, पीलिया, मधुमेह, स्टोमेटाइटिस। तो मोतियाबिंद जो है ये आँख से होने वाला रोग है। पीलिया में मोतियाबिंद से आँख प्रभावित होती है। पीलिया में अग्नाशय प्रभावित होता है। मधुमेह में जीभ प्रभावित होती है। मधुमेह में यकृत प्रभावित होता है। मधुमेह में यकृत प्रभावित होता है। मोतियाबिंद से आँखें प्रभावित होती हैं। पीलिया में यकृत प्रभावित होता है। मधुमेह में अग्नाशय प्रभावित होते हैं और स्टोमेटाइटिस में जीभ प्रभावित होती। इस तरह ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का उपयोग कर सकता है? पहला ऑप्शन है राज्य के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति पर। दूसरा ऑप्शन है किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर। तीसरा ऑप्शन है अध्यादेश जारी करने पर। और चौथा ऑप्शन है कार्यकाल की समाप्ति से पहले निचले सदन को भंग करने पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिना सुनवाई के गिरफ्तारी और निरोध के मामले में भारत का एक नागरिक स्वतंत्रता हासिल करने के लिए न्यायालय में निम्नलिखित किस रिट का आह्वान कर सकता है? पहला ऑप्शन है अधिकार परीक्षा, दूसरा ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरा ऑप्शन है परमादेश और चौथा ऑप्शन है उत्प्रेषण लेख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी व्यक्ति की बिना सुनवाई के गिरफ्तारी हो रही तो इसका विरोध करने के लिए वह बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत रिट फाइल कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का राज्यपाल
किसी विधेयक को किस स्थिति में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है? पहला ऑप्शन है यदि वह पूरी तरह से एक नई नीति शुरू कर रहा है जो पिछली सरकारों द्वारा नहीं अपनाई गई थी, यदि यह विधेयक राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी की स्थिति और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, यदि यह उच्च न्यायालय के अधिकार या केंद्रीय सरकार को नज़रअंदाज करता है, और अगला ऑप्शन है यदि उसे लगता है कि विधेयक विपक्षी दलों के हितों के खिलाफ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदि यह उच्च न्यायालय के अधिकार या केंद्रीय सरकार को नज़रअंदाज कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। पहला ऑप्शन है एंजाइम और हार्मोन प्रदान करना, दूसरा ऑप्शन है विकास के लिए अमीनो अम्ल प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन है विभिन्न ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, और चौथा ऑप्शन है उत्सर्जन में सहायता करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? विभिन्न ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सभी रोग उत्पादक सूक्ष्म जीवों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है मृतोपजीवी, दूसरा ऑप्शन है रोगजनक, तीसरा ऑप्शन है विषाणु, और चौथा ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोगजनक। जितने भी रोग उत्पादक सूक्ष्म जीव हैं उनको रोगजनक कहा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थों में से किसके अतिरिक्त सभी में विटामिन सी की कमी होती है? पहला ऑप्शन है दूध, दूसरा ऑप्शन है मांस, तीसरा ऑप्शन है चावल, और चौथा ऑप्शन है पनीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध। इनमें से सभी जो पदार्थ है उनमें विटामिन सी की कमी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी माना जाता है? पहला ऑप्शन है आरएनए, दूसरा ऑप्शन है विषाणु, तीसरा ऑप्शन है अमीबा, और चौथा ऑप्शन है जीवाणु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। अगला प्रश्न है रजोनिवृत्ति आमतौर पर होती है। पहला ऑप्शन है 30 से 35 वर्ष के बीच, दूसरा ऑप्शन है 35 से 40 वर्ष के बीच, तीसरा ऑप्शन है 40 से 45 वर्ष के बीच, और चौथा ऑप्शन है 45 से 50 वर्ष के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 45 से 50 वर्ष के बीच। रजोनिवृत्ति की जो क्रिया है 45 से 50 वर्ष के बीच की आयु में होती। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मलेरिया के प्रसार के अलावा एनाफेलिज मच्छर किस और बीमारी का भी वाहक है? पहला ऑप्शन है एन्सेफेलाइटिस, दूसरा ऑप्शन है डेंगू, तीसरा ऑप्शन है पीत ज्वर, और चौथा ऑप्शन है फाइलेरियासिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाइलेरियासिस। मलेरिया के अलावा जो एनाफेलाइज मच्छर फाइलेरियासिस बीमारी का भी वाहक है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। एक सूची में वन्यजीव अभयारण्य दे रखे हैं, दूसरी सूची में राज्य दे रखे हैं। पहला जैसे दे रखा है नामदफा। नामदफा जो वन्यजीव अभयारण्य है नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरा है पेरियार। पेरियार जो है ये केरल में है। तीसरा है बांदीपुर बन्नेरघट्टा ये सब कर्नाटक में है। और चौथा है काबुल लामजाओ ये मणिपुर में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, पेरियार केरल में, बांदीपुर कर्नाटक में और काबुल लामजाओ मणिपुर में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
वे क्षेत्र जो अक्टूबर और नवंबर में 10 से 20 सेमी वर्षा और महीने के बाकी हिस्सों में 5 सेमी से भी कम वर्षा प्राप्त करते हैं, निम्नलिखित में से किन राज्यों से संबंधित हैं? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान। ये 4 पॉइंट दे रखे, इनके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र और जिन राज्यों में पाए जाते हैं सुमेलित नहीं? यानी एक तरफ कोयला क्षेत्र दे रखा है, दूसरी तरफ राज्य दे रखे। पहला है सिंगरेनी आंध्र प्रदेश, दूसरा तलचर महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है झरिया झारखंड और चौथा ऑप्शन है सोहागपुर छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तलचर महाराष्ट्र। ये सुमेलित नहीं, क्योंकि तलचर जो है ये उड़ीसा में है, ये तलचर उड़ीसा में है। सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में, ये भी सही, झरिया झारखंड में है और सोहागपुर छत्तीसगढ़ में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेलघाट टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है मेघालय और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर गोदावरी नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है नासिक, दूसरा ऑप्शन नागरकोइल, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद और चौथा ऑप्शन है नागपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासिक। नासिक शहर जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। नागपुर ये नाग नदी के किनारे स्थित है। ये रही आज की क्लास। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।